में सब बिहार के लोग हैं या कुछ जात के लोग हैं, और ये बात हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं बनती थी। आप भी जानते हैं, मैं भी सांसद रहा हूं, लड़ना पड़ता है। आज, और ये बात मैं बिहार के लोगों को बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो सबको मिल रहा है, और कोरोना का टीका लगा तो सबको लग रहा है। अगर हर गांव में बिजली गई, भारत सरकार, नीतीश कुमार की सरकार दोनों ने काम किया तो हर गांव में बिजली गई। अगर ग्रामीण सड़कें बन रही हैं तो हर में बन रही है, अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो हर जगह बन रहा है। इसे कहते हैं समावेशी विकास। तो हमने अपने समावेशी विकास के बारे में क्या किया ये बताया, और आगे यही करेंगे। आपने क्या किया आप बताइए। हाँ, परिवार के लिए खूब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, किसको लड़वाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं इस बात को बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। तो ये सामाजिक न्याय का छलावा है। इट इज अ डिसेप्शन ऑन द प्ली ऑफ सोशल जस्टिस। वो बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, उनके पार्टी में बहुत से अल्पसंख्यक नेता भी हैं ना, कभी उनको मुख्यमंत्री की बात बनाने की सोच सकते हैं क्या? तो बस वहां अपने, नहीं तो पत्नी, नहीं तो बेटे। एक तरफ ये नैरेटिव है, और एक तरफ नैरेटिव ये है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण कार्यकर्ता हमारे सम्राट जी और विजय बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके पहले सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हमारे ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। ये बहुत सोचना जरूरी है। जरा शांत रहें उधर हमारे मित्र। ये जो है ना, और ये एजेंडा हम बिहार में रखेंगे। बिहार के प्रामाणिक विकास, जिसमें आर्थिक विकास है, जिसमें सामाजिक विकास है, जिसमें प्रामाणिक सामाजिक न्याय है, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बिहार में आएगा। ये 3 बातें मुझे आरंभ में टिप्पणी करनी थी। मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ मोटी बात कहना चाहता हूं। बिहार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। कि मैं भाजपा के राष्ट्रीय सेंटर से तो काफी प्रेस करता हूं, आपसे बात कम करता हूं। गाहे बगाहे बाइट लेते थे। तो आज मुझे दानिश इकबाल जी का फोन आया कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप प्रेस लीजिए। तो मैं सिटी में, मेरा कार्यक्रम निर्धारित था पटना साहिब में। हमने कहा ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूं। आप लोग का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, मैं 2-3 बड़े सवाल खड़े कर रहा हूं आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज प्रधानमंत्री जी जब कल जमुई बिहार के पहले चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, तो बिहार के विकास का एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है। हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, ये दोनों हम बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का साफ कहना है, बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जो आए थे औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया, तो लगभग 85,000 करोड़ की योजनाओं का या तो उन्होंने उद्घाटन किया या शिलान्यास किया। ये इंडिया गठबंधन से मेरा पहला सवाल ये है, बिहार के विकास का आपका एजेंडा क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी एंड द एनडीए,
I would like to pose a very clear question to the opposition alliance. What is your agenda of development of Bihar? वैसे आप आने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता को लुभाने के लिए कुछ बोलेंगे आप? वो भी नहीं है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध इनका एजेंडा है और बिहार के लोग इसको समझते हैं। दूसरी बात हमें कहनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन के अलायंस के लोग एक बात का जवाब दें। शुरुआत करेंगे, क्या असर पड़ेगा सर बिहार में इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह का वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका निश्चित रूप से यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बेतहाशा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चूल्हा चक्की चलाने वाले लोगों और ख़ास करके गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है। उस स्थिति में निश्चित रूप से उनको जवाब देगा और परिवर्तन की लहर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि जंगल राज के बारे में बताइए, बूथ स्तर के लोगों से बातचीत करके, और आरजेडी के जंगल राज को याद दिलाने की बात कही। अभी तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वही जंगल राज किए हुए है। हर जगह कहीं रेप का खबर छपता है, कहीं चोरी डकैती का छपता है, कहीं पुल गिर जा रहा है एक साल के अंदर। तो जंगल राज तो ये है। पप्पू यादव का क्या होगा? कल 32 लाख की लूट हुई है बिहार में। वही तो कहना, बोल तो दिए अभी। नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री के दायित्व को निर्वाह कर चुके, पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। हमारे मध्य में साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में विधायक और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की प्रवक्ता आदरणीय उषा विद्यार्थी जी, प्रदेश के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी, राष्ट्रीय मीडिया के पैनलिस्ट और इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से झारखंड और बिहार का कोऑर्डिनेशन देख रहे धनंजय गिरी जी भी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से कि आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दानिश इकबाल जी, उषा विद्यार्थी जी, संजय मिश्रा जी, धनंजय गिरी जी और पटना के सारे मित्रों, पत्रकार मित्रों, टीवी और प्रिंट, आप सबों को बहुत नमस्कार और अभिनंदन। सर प्रधानमंत्री कल बिहार आ रहे हैं सर। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे हैं। और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से, जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने, और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके। 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया, इस पर बताएं सारे सांसद। तो बिहार की जनता तो जवाब मांगे। कई नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं सर, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के कई नेता। देखिए, अब ये सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया है। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। नामांकन में जा रहे हैं पूर्णिया से, नामांकन में जा रहे हैं पप्पू यादव कल नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं? अभी हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है। हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीत। शुरुआत करेंगे, क्या असर पड़ेगा सर बिहार में इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह का वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका निश्चित रूप से यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बेतहाशा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चूल्हा चक्की चलाने वाले लोगों और ख़ास करके गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है, उस स्थिति में निश्चित रूप से उनको जवाब देगा और परिवर्तन की लहर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि जंगल राज के बारे में बताइए, बूथ स्तर के लोगों से बातचीत करके, और आरजेडी के जंगल राज को याद दिलाने की बात कही। अभी तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वही जंगल राज किए हुए है। हर जगह कहीं रेप का खबर छपता है, कहीं चोरी डकैती का छपता है, कहीं पुल गिर जा रहा है एक साल के अंदर। तो जंगल राज तो ये है। पप्पू यादव का क्या होगा? कल 32 लाख की लूट हुई है बिहार में। वही तो कहना, बोल तो दिए अभी। तैयारी से क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, जमुई की पावन धरती को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चुना है और चुनावी कार्य के बाद ये पहली सभा उनकी जमुई की पावन धरती पर होने जा रहा है। हम लोग सभी लोग जमुई लोकसभा के मतदाता, पूरे बिहार के नेता, पूरी बिहार की जनता उनका स्वागत करेगी और आगाज करेगी कि 40 की 40 सीट बिहार से जिताकर आदरणीय मोदी जी को हम देने का काम करें। क्या ये ग्राउंड सर भाजपा के लिए क्या शुभ है? क्या लकी है क्या? पहली बार भी सर 2019 में यहाँ 14 में भी चिराग पासवान जी चुनाव जीत कर गए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रहा आगाज किए वही तो सुन लीजिए। 14 में भी चिराग पासवान जी यहाँ से सांसद बने और 282 सांसद हमको उस चुनाव में भी भाजपा, और एनडीए 300 पार था। और 2019 के भी चुनाव में यहीं से प्रधानमंत्री जी जरूर शुरुआत किए और 300 पार किए। के इस्तेहकाम के लिए हमारे मुल्क में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है और 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए मैंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से किशनगंज पार्लियामानी हल्का के लिए फैसले उम्मीदवार अपनी नामजदगी आज दाखिल की। और मेरी लड़ाई इस वक्त है कि सीमांचल के साथ जो बरसों से नाइंसाफ़ी हुई है, बिहार के मुसलमानों अक़लियतों के साथ और बिहार के दलितों के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है, उसके ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ बनकर पार्लियामेंट जाऊँ, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल सहित पूरे सूबे और पूरे मुल्क के लोग, मुल्क से बाहर रखने वाले जो इस खित्ते से रिश्ता रखते हैं, वो हमारे लिए दुआएं करेंगे, हमारी मदद करेंगे। हम किशनगंज पार्लियामेंटी हल्का के वोटों से उम्मीद रखते हैं कि अब की बार हमें वोट देकर कामयाब बनाएंगे और अपने गुनागो मसाइल के हल के लिए मुझे अपना वकील बनाएंगे, क्योंकि सब ने सबके दिल में खोट रहा है और सब ने सबको छोड़ दिया है। इस वजह से लोगों की एमआईएम पर उम्मीदें बढ़ी है। हम इस जानिब इस वक्त पेशकदमी कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं जनता से, क्या वादा कर रहे हैं? मैंने एक वादा हमेशा से किया है, तकरीबन ये मैं 9वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कि आपने मुझे मौका दिया तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा और फ़र्ज़ निभाता हूँ। झूठे वादा नहीं करता हूँ, मक्कारों की तरह दूसरे के कामों को नहीं गिनता हूँ, मजहबी मुनाफरत फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर राजनीतिक रोटी नहीं सकता हूँ। यहाँ के मसाइल हैं गरीबों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, दलितों के, सब के मसाइल हैं
कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब ये इलाका है, सबसे पसमानदा इलाका है, सबसे अनपढ़ ये इलाका है, सबसे ज़्यादा बीमार है, सबसे ज़्यादा प्लान है, सरकारी नौकरियों में सबसे कम हिस्सेदारी है। 24.5 लाख की सुरजापुरी की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 39,000, जिसको सिर्फ 15,000 नौकरी दी गई। शेरशाहबादी की आबादी है 13 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 21,000, सिर्फ उनको 5,500 नौकरी दी गई। कुलिया भाइयों की आबादी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 19,000, सिर्फ 6,000 दी गई। दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमानों ने हमारी हकमारी की है। इस हकमारी के खिलाफ हम मजबूती और तमन्नाई के साथ लड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों ने अब तय कर लिया है कि नफरत का फूल अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में अब चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन जन ने खाई है कसम, मीर जाफर और दलालों को नेता कभी बनने नहीं देंगे। टक्कर किससे माने? मैं कह रहा हूँ वो पीछे वाले जो आपस में लड़ेंगे और इंशाल्लाह अब की बार आवाम मुझे आगे जाने का मौका दे रही है, हम आगे जाएंगे। सर आरोप लगाया गंगा यमुना तहजीब को बिगाड़ने का काम कोई माई का लाल है, मस्जिद तोड़ने वाले और मस्जिद तुड़वाने वाले सामने में खड़े हैं। किसी ने मस्जिद में ताला लगाई है, किसी ने मूर्ति बैठाई है, किसी ने मस्जिद की दीवारें तोड़कर झंडे लहराए हैं। और एमआईएम ने हमें से दलित हो, अक़लियत हो, मजबूर हो, मखूर हो, सबकी आवाज़ उठाई है। हम सिर्फ एक ईश्वर के मानने वाले नहीं हैं, सारे इंसानों को अपना भाई मानते हैं, सब बहन मानते हैं। एक ईश्वर और एक ही माँ बाप के सारे लोग संतान हैं। हम गोरे काले और ऊंच नीच में छुआछूत पे विश्वास नहीं रखते हैं। दलित हो या आगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको अपना भाई मानते हैं। किस माई के लाल में दम है कि एमआईएम पर ये इल्ज़ाम लगाए? ये तो वो लोग काम करते हैं जो लोग के पास कोई इशू नहीं है, जो लोग सत्ता के खातिर, जो लोग देश को लूटने के खातिर, गरीबों के टैक्स को लूटने के खातिर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। ये उनका सेवा है, एमआईएम का नहीं है। अख्तर उल ईमान का। कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं जीत? देखिए, हमने 13 सीटों का ऐलान किया है। अभी हमारे ऑब्जर्वर साहब आए हुए हैं, माजिद हुसैन साहब जो हमारे बिहार इंचार्ज हैं, तेलंगाना के नवमुंतखब एमएलए और वहाँ के साबिक मेयर हैं, वो तशरीफ़ फरमा है। पूरी टीम आई हुई है और ये लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, उनका फैसला आखिरी फैसला। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।